हे गाइस, दिस इज पीट टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं अपनी चैनल के ऊपर एक एक्समैन की नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है एक्स नेक्रोशा। और दरअसल ये एक्समैन की सीरीज नहीं बल्कि दरअसल इसका जो मकसद था पहले सीरीज का रिलीज होने का, ये सिर्फ एक एक्स फोर्स की सीरीज थी। जैसा कि आपको पता है कि एक्स फोर्स के कॉमिक्स जो है इस वक्त टाइमलाइन के अंदर चल रहे हैं, जिनको मैं अपने साथ शेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने आपसे सोचा कि हम एक्स फोर्स के कॉमिक्स को भी शेयर करेंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो एक्स फोर्स बेसिकली जो है एक्समैन की एक ब्लैक ऑप्स टीम है जिसको वुल्वरीन लीड करता है अपने कुछ मेंबर्स के साथ। और ये लोग काफी खुफिया तौर पे काम कर रहे होते हैं और ये लोग किसी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये एक्समैन की तरह काम नहीं करते हैं, अगर इनको किसी की जान लेनी पड़ी तो वुल्वरीन उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। और इसी टीम के अंदर बेसिकली आज जो मुकाबला होने वाला है इनका एक खतरनाक किस्म की विलन से होने वाला है, जिसको ब्लैक क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हेल फायर क्लब के अंदर भी रह चुकी है, जिसका नाम जो है सेलीन है। अब सेलीन कौन है और वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो सारी की सारी चीजें हम इसी सीरीज के अंदर जानेंगे। लेकिन इस सीरीज के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक तरह से, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि ये पहले सिर्फ एक एक्स फोर्स की स्टोरी आर्क होने वाला था, लेकिन इसका स्केल इतना ज्यादा बड़ा था कि इन लोगों ने फैसला करा कि इसको एक इवेंट बना दिया जाए, और ये बिल्कुल एंड टाइम पे फैसला किया गया था। तो इसलिए इसके साथ और भी कुछ कॉमिक्स हैं जो कि दूसरे एक्समैन कॉमिक्स के अंदर इसकी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं उनको आपके साथ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो ज्यादातर सारी जो है साइड स्टोरीज हैं और वो हमारी मेन स्टोरी के ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी। हमारी जो मेन स्टोरी इफेक्ट होगी वो सिर्फ एक्स फोर्स के कॉमिक्स से ही होगी। तो इसी तरह हमारे पास टोटल जो है 6 इश्यूज हैं इसके एक्स नेक्रोशा को मिला के। तो इसी तरह से हमारे इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क के 6 एपिसोड्स होंगे जिनको मैं अपने चैनल के ऊपर कवर करूंगा। वैसे हम जैसे जैसे सीरीज के अंदर आगे चलते रहेंगे तो मैं आपको चीजें वहाँ पे रोक रोक के समझाते रहूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि इस वक्त कौन सी टाइमलाइन चल रही है और ये किस तरह से चीजें यहाँ पे अनफोल्ड हो रही हैं। लेकिन इस ऑसम एक्स फोर्स की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह का ऑसम कंटेंट मेरे चैनल पे एंजॉय करने के लिए। सो गाइस, चलिए बिना किसी और बात के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत हमारी होती है सेंट्रल यूरोप से, जहाँ पे हमें वॉइस ओवर के साथ बताया जा रहा होता है कि जब एटलांटिस को जो है समंदर की गहराइयों में फेंक दिया गया था, जब सन ऑफ आरियास का जो है राइज नहीं हुआ था, तब मेरी जर्नी शुरू हो चुकी थी। मेरी माँ उस वक्त सिर्फ एक बच्ची ही हुआ करती थी जब उन्होंने मुझे बर्थ दी और मुझे पूरे के पूरे ट्राइब के सामने पेश करा। लेकिन मेरे पहले अल्फाज कहने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। वो सबसे पहली औरत थी जिन्होंने अपनी जान को सेक्रीफाइस करा इस बात को इंश्योर करने के लिए कि मैं जिंदा रह सकूं। लेकिन वो पहली शख्स नहीं थी जिन्होंने ये सब करा। मेरे ट्राइब के जो एल्डर्स थे उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज कर लिया था कि मेरी मदर ने एक तरह की मॉन्स्टर को जन्म दिया है और ये मॉन्स्टर जो है उनके पूरे के पूरे कबीले को खाए बिना नहीं बैठने वाली है। और जैसा कि मेरे एल्डर्स ने प्रेडिक्ट करा था वो बिल्कुल ठीक हुआ है। उस तरह हम यहाँ से 17,000 साल के बाद शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वही बच्ची है दरअसल जो अपना ओरिजिन सुना रही है इस वक्त। और वो कहती है कि जैसा कि एल्डर्स ने प्रेडिक्ट करा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अपने पूरे के पूरे कबीले के अंदर सिर्फ मैं अकलौती ही इंसान रह गई थी, क्योंकि उन लोगों की मौजूदगी ने ही मुझे यहाँ तक सर्वाइव करने का मौका दिया है। उन लोगों ने मुझे एक नाम भी दिया था, द नेम ऑफ अ गॉडेस। और आज हम यहाँ पे इसीलिए आए हैं ताकि उन लोगों ने जो सैक्रिफाइसेस दिए हैं उसको हम यहाँ पे आके ऑनर कर सकें, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे मैं अपने फ्लैश और ब्लड के साथ पैदा हुई थी। मैं बहुत जल्द जो हूँ अपनी इस फिजिकल बॉडी को छोड़ के एक ऐसी डीटी बन जाऊंगी जो कि मेरी किस्मत में शुरू से लिखा हुआ है। और जो कोई भी मेरे एक्सेशन के अंदर आने की कोशिश करेगा, मुझे गॉडहुड से रोकने की कोशिश करेगा, उसको उसका अंजाम मिल के ही रहेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि दरअसल वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सलीन है, जो कि AKA द ब्लैक क्वीन के नाम से जानी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि सलीन ने यहाँ पे अपने 2 पेज के अंदर में अपनी स्टोरी सुना दी है कि वो तकरीबन 17,000 साल पुरानी है। और जैसा कि मैं अपनी म्यूटेंट्स वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सलीन को ही माना जाता है अर्थ के ऊपर सबसे पहला म्यूटेंट जो कि वो पैदा हुई थी। और दरअसल उसकी म्यूटेशन यही है कि वो जो है दरअसल किसी और की जान लेके अपनी लाइफ को जो है दोबारा से रिन्यू कर लेती है और इस तरह वो कभी मरती नहीं है। तो ये सलीन जो एक तरह की एक्सटर्नल है। अब यहीं से कहानी हमारी शिफ्ट होती है यूटोपिया के अंदर, और यूटोपिया आप जानते हैं कि वो जगह है जहाँ पे इस वक्त एक्समैन कॉमिक्स के अंदर रह रहे हैं। उसी तरह हम देखते हैं कि यूटोपिया के बाहर समंदर के अंदर से कुछ चीजें यहाँ पे आ रही होती हैं और इनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो इस बात को डिटेक्ट कर लेती है कि कोई चीज यहाँ पे आ रही है जो कि डेंजर होती है। और वो यहाँ पे जो है बेसिकली यूटोपिया के प्रिजन रूम के अंदर उसको यहाँ पे रखा गया है ताकि वो कैदियों के ऊपर नजर रख सके। और इस चीज को हम ऑलरेडी नेशन एक्स वाली स्टोरी के अंदर देख चुके थे कि किस तरह से यहाँ पे आई थी। लेकिन हम देखते हैं कि इसी प्रिजन के अंदर यहाँ पे सेबेस्टियन शॉ यानी कि ब्लैक किंग ऑफ हेलफायर क्लब मौजूद है, यहाँ पे इम्पैथ मौजूद है, फॉर्मर हेलियन होता था। ये सब जो है इस वक्त एक्समैन के प्रिजन के अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ हम यहाँ डोनाल्ड पियर्स को भी देख सकते हैं जो कि फॉर्मर व्हाइट बिशॉप ऑफ हेलफायर क्लब है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन लोगों को किसी की आहट महसूस हुई है कि कोई इनकी तरफ आ रहा है, लेकिन जब ये होश में आते हैं तो देखते हैं कि ये लोग अभी भी प्रिजन के अंदर हैं। लेकिन वहीं से शॉ बोलता है कि इम्पैथ तैयार हो जाओ और खामोशी से यहाँ पे खड़े रहो, यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। लेकिन वहीं पे अगले पल शॉ बोलता है कि डियर गॉड नहीं। तो वो कहता है इम्पैथ कि क्या हुआ, आखिरकार तुमने ऐसा क्या देख लिया।
और वहीं अगले पल हम देख सकते हैं वहाँ पे शिनोबी शो आता है जो कि सेबेस्टियन का बेटा है, लेकिन ये काफी टाइम पहले मर चुका है। और वो कहता है, क्या हुआ फादर, क्या आप मुझे देख के खुश नहीं हुए हैं? तो शो बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, मैंने तुम्हारी जान ली है, मैंने तुम्हें जान से मारा था। तो शिनोबी बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि आपने मेरी जान ली है, लेकिन उससे पहले मैंने भी तो आपकी जान ली थी। लेकिन इस बार चीजें काफी तरह डिफरेंट होने वाली हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना हेरल्ड? और वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पे हैरी लीलैंड भी मौजूद है। ये भी हेलफायर क्लब का एक मेंबर है और ये भी जो है मर चुका है। तो वो कहता है कि इंडीड तुमने बिल्कुल ठीक कहा यंग शॉ। वो कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरी मौत कैसे हुई थी। मैं तुम्हारे फादर की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। मैं हेलफायर क्लब और एक्समैन दोनों को ही बचा रहा था मेरे ख्याल से, और उसी बीच मेरी मौत हो गई थी। तो वहीं पे वो लोग सब पूछते हैं, सवाल करते हैं कि आखिरकार लीलैंड तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पे कैसे आए हो? तो कहता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मैं कौन हूँ? मैं डेथ हूँ और कुछ नहीं। और डेथ उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने हमारी क्वीन को जो है फेल किया है, और सैडली इसके अंदर तुम भी इंक्लूड होते हो सेबेस्टियन। और यहीं से हम देखते हैं कि कुछ दो और लोग जो है उनके ऊपर नजर रखे हुए होते हैं और वह पूछता है कि आखिरकार ये मोटा आदमी कौन है, इसकी आवाज़ काफ़ी जानी पहचानी लग रही है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि उसमें से एक जो होता है वो बेस्टियन होता है, जो कि दरअसल एक फ्यूचर सेंटिनल है और वो इस टाइमलाइन के अंदर आया हुआ है। और दूसरा आदमी कैमेरॉन हॉर्ड है, जो कि एक एंटी म्यूटेंट ज़ाइलोट है, यानी कि म्यूटेंट के खिलाफ काम करने की कोशिश कर रहा होता है। और इस वक्त इनकी नज़र इन सारी चीज़ों के ऊपर मौजूद है। तो वो जो सेंटिनल होता है वो बताता है कि ये हेरल्ड लीलैंड है, जो कि एक तरह का म्यूटेंट है और उसकी एबिलिटी जो है वो मास मैनिपुलेट करने की है। लेकिन जो हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक इसका स्टेटस वो डिसीज्ड है, यानी कि ये मरा हुआ है। नेमरूड उस वक्त वहाँ पे जो है प्रेजेंट था जब हेरल्ड लीलैंड को जो है खतरनाक किस्म का हार्ट अटैक आया था। लेकिन यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हमें कंसंट्रेट करने की जरूरत है। पियर्स के सेंसर डिटेक्ट कर रहे हैं कि उसकी बॉडी के अंदर टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस मौजूद है और उसके अंदर कुछ और भी चीज मौजूद है जो कि एक तरह की अननोन एनर्जी है। लगता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, हमें अपने टाइम टेबल को एक्सीलरेट करना होगा। और यहीं से हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं रोम के पास, जहाँ पे सलीन होती है और कहती है कि जैसे कि सेकंड राइज ऑफ मैन हुआ तो उसके बाद मुझे ये जगह मिल गई, और ये वो जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा गुनाह किए जाते हैं। मुझे इसी वजह से जो है रोम से बहुत ही ज्यादा प्यार है। इस जगह के अंदर लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा रिच थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी डेस्टिनी शायद यहीं पे लिखी हुई है। लेकिन जब मेरे ट्रांसफॉर्मेशन का एव आया तो उसके दरमियान यहाँ के जितने सोच थे उन सबको मैंने खो दिया, और वो एक ऐसे मोटल की वजह से जिसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी। 100 ऑफ ईयर्स लेटर मैंने दोबारा से इस रोम को रीबिल्ड करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी मुझसे दोबारा छीन लिया गया। तो उसके बाद मैंने ऐसे लोगों की सर्च शुरू कर दी जो कि मुझे अब दोबारा कभी फेल ना कर सकें। कुछ ऐसे लोग जिनके पास यूनिक गिफ्ट्स हों, जिस तरह मेरे पास मेरा गिफ्ट मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे एक बार फिर धोखा दिया गया। मुझे धोखा दिया गया हेलफायर क्लब के जरिए, क्योंकि मैंने उन्हीं को चुना था अपने इस काम के लिए। और यहाँ से हम लोग मैड बे के अंदर शिफ्ट होते हैं, यूटोपिया के अंदर, जहाँ पे डॉक्टर नेमेसिस, वुल्वरीन और साइक्लॉप मौजूद हैं। तो लोगन पूछता है, तो लोरा बताओ आखिरकार तुम्हारे साथ वहाँ पे हुआ क्या था जो तुम्हारी ये हालत हो गई है? तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस पूछते हैं, लेकिन जरा ये तो बताओ कि इसका हाथ कहाँ चले गया है? तो लोरा बता दे कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा आर्म बहुत जल्दी जो है दोबारा से रीग्रो कर जाएगा, लेकिन जो मेरे बोन क्लॉज है वो निकल चुके हैं और मैं चाहती हूँ तुम दोबारा इसको मेरी बॉडी के अंदर डाल दो। तो वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉरा के बेसिकली किसी ने इतनी बुरी तरीके से अटैक करा है, एक हाथ जा चुका है, उसके क्लॉज निकल चुके हैं। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलता है कि ये लड़की मुझे पसंद आई है। तो लोगन उसके पास आके बोलता है कि कम ऑन किड, मुझसे बात करो, मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ ये करा है। तो लॉरा बोलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस तरह डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि जिस किसी ने भी तुम्हारे इन क्लॉज को निकालने की कोशिश करी है वो एक एमेचर था, इस पे अभी भी तुम्हारा जो है थोड़ा बहुत गोश्त लगा हुआ है। तो लॉरा बोलती है कि इसको मैंने खुद अपने हाथों से निकाला है। तो वहीं से लोगन बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि अगर उसको कुछ भी होगा तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। किसी ने उसको मारने की कोशिश करी है और तुम उसकी तलाश करने में मेरी मदद करोगे। तो साइक्लो बोलता है कि नहीं, इंटेरोगेशन जो है वो रुक सकती है, हमें सबसे पहले इस बात को मेक श्योर करना है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो लोगन बोलता है कि तुम्हें कब से उसकी परवाह होने लग गई कि वो ठीक है कि नहीं, तुम्हें तो बस अपना पर्सनल असैसिन चाहिए जो कि फौरन काम पे लग जाए। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि मैं आप लोगों को इंटरप्ट तो नहीं करना चाहूंगा, जो आपकी चैटिंग चल रही है, अब बताइए कि मैं इन क्लॉज के साथ क्या करूं। तो वहीं अगले पल हम देखते हैं कि लॉरा के बराबर वाले बेड पे यहाँ पे एलेक्सियर भी मौजूद है, जो कि इनका हीलर है और इस वक्त इसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो लोगन बोलता है कि इसके क्लॉज वापस इसकी बॉडी के अंदर डाल दो, लेकिन वहीं से लॉरा बोलती है जरा एक मिनट, मुझे यहाँ पे किसी चीज की स्मेल आ रही है, कुछ डेड मेटल जैसा। तो वहीं से डॉक्टर नेमेसिस बोलते हैं कि तुमने अभी अभी अपने क्लॉज को डिस्क्राइब करा है, वो भी लिटिल मैसी वे में। तो वहीं से लोगन बोलते हैं कि नहीं, मुझे भी अब खुशबू आ रही है, लगता है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है। और अगले पल लोगन अपने क्लॉज निकाल के वहां से आगे बढ़ता है। और इसी तरह हम यहाँ से एमा फ्रॉस्ट के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि फॉर्मर व्हाइट क्वीन ऑफ हेलफायर क्लब है। और हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट को यहाँ पे दिमाग में आवाजें आ रही होती हैं कि मिस फ्रॉस्ट, आप हमारे पास आइए और आपने आखिरकार हमें बचाया क्यों नहीं, आप चाहती तो हमें बचा सकती थी। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एमा को किसी की आवाजें आ रही हैं जो कि इसको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एमा यहाँ पे जो है खामोशी से आती है स्कॉट चिल्लाते हुए, और देखती है कि अगले पल वो उस कमरे में आती है जहाँ पे हीलियंस मौजूद होते हैं, जो कि दरअसल एमा फ्रॉस्ट की ही एक टीम हुआ करती थी किसी जमाने के अंदर, कुछ बच्चों की, जो कि सारे के सारे लोग मर चुके थे। और वहीं पे हम देखते हैं कि उनकी एक मेंबर बोलती है कि आखिरकार आपने हमें मरने क्यों दिया, क्या हम आपके अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हुआ करते थे मिस फ्रॉस्ट?
तो हम देख रहे हैं कि दरअसल इस स्टोरी के शुरू होते ही हमें कुछ अजीब व गरीब चीजें नजर आ रही हैं। उसमें से सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हमें जो है मरे हुए लोग वापसी आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह हम हेलफायर क्लब न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं सलीन और उसके सारे के सारे लोग आके यहाँ को सबको जान से मार रहे होते हैं। और वो बताती कि नुआरामा जो था उसने अपने सारे के सारे बच्चों के ग्रुप्स को रुइन कर दिया था, यानी म्यूटेंट्स को। मैं सेंस कर सकती हूँ कि उनकी पावर यहाँ तक आई थी, यानी कि न्यूयॉर्क तक। न्यूयॉर्क भी जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की एक सिटी है जो कि रोम को राइवल कर सकती है, लेकिन इसके अंदर इसकी कोई एलिगेंस, कोई ग्रेस मौजूद नहीं है। सेबेस्टियन शो और एमा फ्रॉस्ट ने अपने सारे के सारे म्यूटेंट बच्चों को यहीं पे गैदर करा था, चिल्ड्रन ऑफ पावर। लेकिन अब उनके सोल जो है वो मुझे बिलोंग करते हैं, क्योंकि शो जो है वो कमजोर हुआ करता था और फ्रॉस्ट उसके अंदर गुरूर कुछ ज्यादा ही था। उसने मुझसे गद्दारी करी, लेकिन अब वो इन सारी की सारी एक्शंस के लिए इसकी कीमत चुकाएंगे। और इस तरह हम ऑक्टोबिया के 15 मील बाहर शिफ्ट होते हैं जहाज के अंदर, जहां हम देखते हैं कि एंजल, वारपाथ और वुल्फबेन मौजूद होते हैं। और वो पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो वुल्फबेन? तो कहती है कि नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो वहीं से एंजल बोलता है कि ठीक है, तुम उस चीज को दोबारा से गो थ्रू करो और बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वुल्फबेन की तरह एक और वुल्फ जैसे कैरेक्टर मौजूद है जो कि बताता है कि जैसा कि हमें डर था कि हम फ्रॉस्ट जायंट से लड़ रहे थे और जब उस पूरी बैटल के अंदर लड़ाई हो रही थी तो वो वहाँ पे गिर गई। तो एंजल बोलता है कि आखिरकार उसको किसी चीज ने हिट करा था या किसी किस्म से वो हर्ट हुई थी। तो वहीं से वो बताता है कि नहीं, रहाने जो है वो किसी भी किस्म के जायंट से हर्ट नहीं हुई थी, ना ही उसको किसी ने मारने की कोशिश करी थी। यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर अलग चल रहा है और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि ये चीज काफी ज्यादा डेंजर है। मुझे इस बात का डर है कि वो मर भी सकती है। तो वहीं से वारपाथ बोलता है कि देखो हिरिशम, या तुम्हारा जो भी नाम है वुल्फ गाय, इस बात की पूरी उम्मीद करो कि वो ठीक हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एलेक्सियर ठीक है जो कि इसकी मदद कर सकेगा। और वहीं अगले पल एक जोरदार बिजली कड़कती है। तो वारपाथ बोलता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बिजली सीधा उनके जहाज के ऊपर आके गिरती है, जिससे उनका जहाज वहां पे क्रैश हो जाता है। और वहीं से वारपाथ और वो लोग सब आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो बोलता है कि आराम से रहो राने, हमने तुम्हें संभाल लिया है। क्या मैं वाकई में पागल हो चुका हूँ या अभी अभी वाकई हमें लाइटनिंग से हिट किया गया है? तो वहीं से आर्कएंजल बोलता है कि मेरे ख्याल से लाइटनिंग नहीं थी, यहाँ पे कुछ और भी चल रहा है। देखो पूरे के पूरे आइलैंड की जो है पावर इस वक्त गायब हो चुकी है। वहीं से वो वुल्फ कहता है कि वारपाथ तुम्हें उस म्यूटेंट को ढूंढना होगा, एलेक्सियर को। मुझे रहाने ने बोला था कि तुम्हें उसको ही ढूंढना होगा, क्या वो यहाँ पे मौजूद है? तो वारपाथ बोलता है कि हाँ, एलेक्सियर के बारे में ही मैं तुम्हें कहने वाला था कि उसकी इस वक्त तबीयत जो है आजकल कुछ। लेकिन वहीं से अगले पर आर्कएंजल की बात काटते बोलता है जरा रुक जाओ, यहाँ पे डेथ मौजूद है। तो वहीं से वो वुल्फ वाला आदमी भी बोलता है कि हाँ, मैं भी इसको सूंघ सकता हूँ, यहाँ पे किसी किस्म का डार्क मैजिक है। तो वारपाथ बोलता है कि थैंक्स फॉर द हेड्स अप फॉर बॉल। और वहीं से आवाज आती है कि आखिरकार तुम एक्समैन जो है एक प्लेन क्रैश को कैसे सर्वाइव कर गए, हाँ? और वहीं से अगले पल वारपाथ बोलता है कि होली। तो वहीं से सामने से आवाज आती है कि वेल, हमारे पास तुम्हारे लिए एक और बैड न्यूज है कि आप तुम सब जो मरने वाले हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दो और म्यूटेंट्स आते हैं, जिसमें से एक रे कार्टर यानी कि बेजर्कर होता है और एक जॉन होता है जो कि पायरो है। और ये दोनों म्यूटेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कुछ मरे हुए म्यूटेंट्स इनके सामने आ गए हैं इनको रोकने के लिए। और यहीं अगले पल हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट के जो बच्चे होते हैं वो एमा फ्रॉस्ट के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और एमा को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि यहाँ पे आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तुमने जो है हमारी क्वीन को बेट्रे किया है, तुम उसे कपड़े पहन के घूम रही हो और तुम्हें क्या लगता था कि इसकी कीमत तुम्हें कभी चुकानी नहीं होगी? तो एमा बोलती कि सलीन। तो वहीं से वो कहती है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लैक क्वीन मौजूद है, उसने हमें यहाँ पे भेजा है कि ताकि हम तुम्हें इस बात को याद दिला सकें और हम तुम्हें सफर करवा सकें जो गलतियां तुमने करी हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो सब जो है वहाँ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे अगले पल साइक्लोप, वारपाथ और डोमिनो पहुंचते हैं उनको रोकने के लिए। और साइक्लोप बोलता है कि एमा यहाँ से आगे चलो। और वहीं से वुल्वरीन आता और एक बच्चे के सीने में अपने क्लॉज घुसाते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम चल फिर कैसे रहे और बातें कर रहे हो पंग, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा मिट्टी के अंदर दफनाने वाला हूँ। तो वहीं से वो बच्चा बोलता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम अब मुझे डेथ से डरा सकते हो? वहीं से लोगन बोलता है कि ओह क्रैब, क्योंकि ये लोग जो हैं वो तो ऑलरेडी मरे हुए हैं, तो अब इनको मारा कैसे जा सकता है दोबारा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो शख्स जो है वुल्वरीन को लेते हुए ऊपर आसमानों की तरफ निकल जाता है उड़ता हुआ। तो एमा बोलती है कि प्लीज उनको हर्ट मत करो, ये मेरे बच्चे हैं। तो साइक्लो बोलता है कि एमा पुट इट टुगेदर, ये तुम्हारे अब हीलियंस नहीं रहे हैं, तुम ऑलरेडी उनको खो चुकी हो, अब यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये असली में नहीं हो रहा है, हम लोग हार चुके हैं, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो साइक्लो बोलता है कि नहीं, वो लोग कुछ ज्यादा ही हैं, अगर मैं यहाँ से निकल गया तो तुम सब मरने वाले हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डेथ भी उन लोगों को नजर आना शुरू हो जाती है। और इसी तरह हम यहाँ से इंडियन ओशन के ऊपर कहीं शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो बताती है कि हम वो कर चुके हैं। तो सेलिन बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम लोग मुझे कभी फेल नहीं करोगे क्लियर। तो क्लियर बोलती है कि आपका बहुत शुक्रिया माय क्वीन। और वहीं से सेलिन बोलती है कि मैंने समंदरों को क्रॉस कर दिया उस चीज़ की तलाश के लिए, उस जगह की तलाश के लिए जहाँ से मैं अपनी डेस्टिनी को फुलफिल कर सकूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दो और म्यूटेंट्स को उन लोगों ने जिंदा करा है, जिसमें से एक जो है थंडरबर्ड जो कि वारपाथ का भाई है और एक कैलिबैन, और ये दोनों म्यूटेंट्स ऑलरेडी मर चुके थे। तो वहीं से सेलिन कैलिबैन के पास आती है और कहती है कि तुम क्रिएचर मुझे बताओ। तो वो कहता है कि कैलिबैन जो है म्यूटेंट्स को सूंघ सकता है, वो जहाँ कहीं भी हो, और इस जगह पे मुझे बहुत से म्यूटेंट्स की खुशबू आ रही है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि सेलिन यहाँ पे जो है एक आइलैंड के ऊपर आई अपनी पूरी की पूरी टीम को लेके, और कहती है कि ये वही जगह है जहाँ पे मेरी जर्नी का एंड होगा, ये वही जगह है जहाँ पे मैं गॉड के अंदर तब्दील होंगी। वेलकम टू नेक्रोशा।
और हम देखते हैं कि इस तरह से दरअसल वो लोग कहीं और नहीं बल्कि हैमर बे यानी जिनोशा के ऊपर आ चुके हैं। अब जिनोशा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि ये कभी एक म्यूटेंट आइलैंड हुआ करता था जहां पे मैग्नीटो ने तकरीबन 16 मिलियन म्यूटेंट्स को यहाँ पे रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे खतरनाक किस्म का सेंटिनल का अटैक्स हुआ था जिसके बाद सारे के सारे म्यूटेंट्स मर चुके थे। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सलीन के पास एक तरह की पावर मौजूद है जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकती है, और इस वक्त वो एक ऐसे आइलैंड के ऊपर मौजूद है जहाँ पे 16 मिलियन म्यूटेंट्स कभी रहा करते थे। तो वो बेसिकली इस जगह को अपना बेस बना रही है ताकि यहाँ से इन सब का इस्तेमाल करके वो कर सके जो उसको करना है, यानी कि एक गॉड के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म होना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल हमें दिखाया जा रहा होता है कि यहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट्स जिन्हें अपने कॉफिन्स के अंदर मौजूद होते हैं एक एक करके उनके अंदर जान आना शुरू हो जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये नंबर पहले 1 फिर 10 फिर हजारों फिर लाखों की तरफ बढ़ते हुए चले जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे म्यूटेंट्स अपनी कवर से बाहर निकल रहे होते हैं। लेकिन हम इस तरह से देख रहे होते हैं कि ये सारे के सारे लोग जो हैं इन सारे के सारे म्यूटेंट्स को कंट्रोल भी कर रहे हैं और कहते हैं कि उठ जाओ, अब तुम्हारा उठने का वक्त आ चुका है गुलाम, अब तुम्हें कुछ काम करने की जरूरत है। और इस तरह हम यहाँ से दोबारा जो है 2 हफ्ते के बाद शिफ्ट होते हैं होम ऑफ एक्समैन यानी यूटोपिया के ऊपर, जहाँ हम देखते हैं कि यही सारे के सारे म्यूटेंट जिनको दोबारा से जिंदा किया गया है वो अब आगे बढ़ते हैं। और इसमें से हम देखते हैं कि एक मेंबर कोई और नहीं बल्कि साइफर है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा म्यूटेंट जो है क्लेड से बोलता है कि तुम चाहती तो हमें यहाँ पे अंदर भी टेलीपोर्ट करके लेकर आ सकती थी। तो वो कहती है कि हमारी वैसे फिजियोलॉजी इस वक्त ऐसी है कि हम लोग सेलिब्रा के ऊपर तो शो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी इस जगह के ऊपर खतरनाक किस्म की सिक्योरिटी मौजूद है और ये साइफर का काम है उस चीज को न्यूट्रलाइज करना। और इस तरह से हम देखते हैं कि साइफर जो है वो इस वक्त अपनी एक दुनिया के अंदर गुम हुआ है क्योंकि वो जिंदा हो गया या मरा हुआ इसको इस वक्त इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा है। तो साइफर की दरअसल जो म्यूटेंट पावर थी वो ये थी कि वो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ के फौरन ट्रांसलेट कर सकता है, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, चाहे वो बाइनरी लैंग्वेज क्यों ना हो, चाहे वो मशीन लैंग्वेज क्यों ना हो। तो हैंस वो किसी भी चीज को फौरन जो है आसानी से हैक कर सकता है। तो वहाँ से वो चीज पीछे से चिल्लाते कि हे रैमसी, अब तुम्हारा वक्त आ गया है, क्या तुम सुन रहे हो? तो कहता है हाँ मैंने सुन लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह हम देखते हैं कि रैमसी चीज़ों को अपने पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करता है और ट्रांसलेट करना शुरू करता है और कहता है कि हम लोग इस रास्ते से नहीं बल्कि हम नीचे से जाएंगे। तो वो लोग कहते हैं कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हम नीचे जाके सांस कैसे लेने वाले हैं? तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि तुम क्या भूल चुके हो कि हम ऑलरेडी मर चुके हैं, अब हमें सांस लेने की जरूरत नहीं है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो लोग जान चुके हैं कि यूटोपिया दरअसल एक आइलैंड है जिसके नीचे समंदर है और वो समंदर का इस्तेमाल करते हुए उसकी पाइपलाइन से जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह वो लोग वहाँ से उसके ड्रेनेज सिस्टम से सीधा जो है यूटोपिया के अंदर पहुँचते हैं। तो वो लोग आपस में यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये आदमी है कौन, इससे हम पहले कभी नहीं मिले। तो वो बताते हैं कि ये जो है ज़ेवियर का न्यू म्यूटेंट्स के अंदर हुआ करता था जो कि एक ज़बरदस्त किस्म का एक म्यूटेंट है जो किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से साइफर जो है बेसिकली उनके सारे के सारे कोड्स वगैरह को एक्सेस करके यूटोपिया के गेट्स उनको खोल के दे रहा होता है और कहता है कि अब तुम लोग जो हो यहाँ से जा सकते हो। और इस तरह हम देखते हैं कि साइफर वहाँ पे उनकी सारी की सारी चीज़ों को हैक करता है और वहाँ पे लिखा होता है कि वेलकम एक्समैन। तो साइफर बोलता है कि मैंने तुम लोगों के लिए दरवाजा खोल दिया है। तो वो लोग कहते हैं कि लेट्स डू दिस। और इसी तरह हम देखते हैं कि हीलियन बेसिकली यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं और वो पूछते हैं कि तुम यहाँ पे आ रहे हो? तो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ और काम करने की जरूरत है, हमारी क्वीन ने किसी को ऑन करके छोड़ दिया है, अब मुझे उसको ऑफ करने की जरूरत है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो बेसिकली यहाँ पे मैग्मा की फाइल को देख रहा होता है जो कि पैदा हुई थी नोवा रोमा के अंदर। और दरअसल ये भी जो है कोई और नहीं बल्कि इसकी लव इंटरेस्ट हुआ करती थी कभी।